जय हिंद। अर्ली फेज के पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लेटर फेज के पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट्स हुए, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। बात करेंगे किसान सभा मूवमेंट के बारे में, पढ़ेंगे एका मूवमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे मापिला रिवोल्ट के बारे में, इसके बाद देखेंगे बारडोली सत्याग्रह को, और फाइनली पढ़ेंगे ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान सभा मूवमेंट के बारे में। और किसान सभा मूवमेंट की कहानी क्या रही है? 1857 के रिवोल्ट के बाद अवध के ये जो तालुकदार हुआ करते थे, इनकी जमीन सरकार ने इनको लौटा दी। बेसिकली हुआ ये कि 1857 के रिवोल्ट से पहले तक ये जो अवध के तालुकदार हुआ करते थे, इनकी जमीन को सरकार इनसे छीन रही थी। लेकिन ये जो अवध के तालुकदार हैं, जमींदार हैं, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में। और सरकार को समझ में आ गया था कि ये जो तालुकदार हैं, ये अपने आप में बेहद पावरफुल हैं, और ऐसा हो सकता है कि कल को ये तालुकदार यूनाइट हो जाएं और एक बार फिर से 1857 जैसा रिवोल्ट लॉन्च कर दें। और सरकार एक और रिवोल्ट अफोर्ड कर नहीं सकती थी, तो ये जो अवध के तालुकदार हैं, इनको पैसिफाई करने के लिए, इनको ठंडा करने के लिए, इनकी जो जमीन है वो इनको वापस लौटा दी गई आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। और जब तालुकदार्स को उनकी जमीन वापस मिल गई, तो एक बार फिर से ये तालुकदार्स पावरफुल हो गए। इन तालुकदार्स की जो पकड़ है वो एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर और ज्यादा मजबूत हो गई। और फिर यही लैंडलॉर्ड्स, यही जमींदार्स कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत करेंगे। कल्टीवेटर्स के ऊपर हाई रेंट्स लगाए जाएंगे, कल्टीवेटर्स के ऊपर इलीगल लिवाइज लगाए जाएंगे, कल्टीवेटर्स को जब चाहे तब उनकी जमीन से इविक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और इसे क्या बुलाया गया? इसे बुलाया गया बेदखली। आपने आम लिंगों में सुना होगा कि प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया इसका मतलब कि प्रॉपर्टी से निकाल दिया। वैसे ही ये बड़े बड़े जमींदार जब कल्टीवेटर्स को, पीजेंट्स को उनकी जमीन से इविक्ट कर देते थे, निकाल देते थे, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता था बेदखली। और कल्टीवेटर्स के ऊपर एक फीस लगाई जाती थी जिसे बुलाया जाता था नजराना। मतलब अलग अलग तरीकों से जो कल्टीवेटर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और इसी फेज के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत के साथ ही फूड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए। एक तरफ तो हाई रेंट, इलीगल लिवाइज, बेदखली, नजराना, उससे परेशान है कल्टीवेटर, और दूसरी तरफ फूड के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। मतलब चारों तरफ से अब कल्टीवेटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इसी सिनेरियो के दौरान उस टाइम पे जो होम रूल के एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उन होम रूल के एक्टिविस्ट ने एक बार फिर से कोशिश करने की शुरुआत की। एक बार फिर से ये जो अवध के पीजेंट्स है इनको यूनाइट करने की शुरुआत की। और इन्हीं होम रूल के एक्टिविस्ट की एफर्ट्स की वजह से यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड प्रोविंस में। और ये वो फेज है जब गांधी इंडिया आ चुके हैं। पूरे इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो गई है। इंडियंस थोड़ा थोड़ा अवेयर होने लगे हैं, इंडियंस थोड़ा थोड़ा यूनाइट होने लगे हैं। और इस फेज के दौरान ये जो होम रूल एक्टिविस्ट हैं, ये पूरे यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभा को ऑर्गेनाइज करेंगे। और यूनाइटेड प्रोविंस की जो किसान सभा है उसको सेटअप किया जाएगा, उसको फॉर्म किया जाएगा फरवरी 1918 में। कब फॉर्म किया जाएगा? फरवरी 1918 में फॉर्म किया जाएगा। प्राइमरीली ये जो यूनाइटेड प्रोविंस की किसान सभा है इसको सेटअप कौन करेगा? इसको सेटअप करेंगे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। यूनाइटेड प्रोविंस की जो किसान सभा है इसको कब सेटअप किया गया? इसको सेटअप किया गया फरवरी 1918 में। और सेटअप करेंगे कौन? गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। मदन मोहन मालवीय इस यूनाइटेड प्रोविंस की किसान सभा को सपोर्ट करेंगे। और जून 1919 आते आते यूपी की ये जो किसान सभा है इसकी लगभग 450 ब्रांचेस को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब ये जो किसान सभा है ये बहुत रैपिडली एक्सपेंड करेगी। ये जो यूपी की किसान सभा थी इसके अदर प्रोमिनेंट लीडर्स और कौन कौन से थे? एक थे जिंगूरिया सिंह, दूसरे थे दुर्गापाल सिंह, और एक बेहद इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। जून 1920 में
बाबा रामचंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलेंगे कि आप आओ हमारे गांव को विजिट करो और सुनो हमारे पीजेंट्स की, हमारे कल्टीवेटर्स की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र के कहने पे इन विलेजेस को विजिट करेंगे, पीजेंट से मिलेंगे, कल्टीवेटर्स से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके साथ में एक क्लोज कांटेक्ट डेवलप करेंगे। और फाइनली अक्टूबर 1920 में एक अवध किसान सभा को सेटअप किया जाएगा, जिसको औध किसान सभा भी बुलाया जाता है। तो अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा या औध किसान सभा को सेटअप किया जाएगा। और ये जो अवध किसान सभा थी, इसको प्रेसाइड किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने। और ये जो अवध किसान सभा है, ये डिसाइड करेगी कि अब हम बेदखली लैंड को टिल नहीं करेंगे, अब हम बेदखली लैंड पे हल नहीं लगाएंगे। वो लैंड जिससे कल्टीवेटर को बाहर निकाल दिया गया है, उसको अब हम हल नहीं लगाएंगे, अब उसको हम टिल नहीं करेंगे। दूसरा, अवध किसान सभा के तहत ये डिसाइड किया गया कि अब जो कल्टीवेटर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब क्या होता है? अनपेड लेबर। बेसिकली होता ये था कि ये जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, ये फोर्स करते थे कल्टीवेटर्स को अनपेड लेबर के लिए, बेगार के लिए। अवध किसान सभा ने बोल दिया कि अब हम बेगार भी नहीं करेंगे। साथ में अवध किसान सभा ने यह भी बोला कि जो लोग हमारे इस कॉज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उनको भी बॉयकॉट करेंगे, हम उनसे भी दूर रहेंगे। और देखो, जब ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, जब ये पूरा किसान सभा मूवमेंट शुरू हुआ था, तब मोबिलाइजेशन का मेथड था मास मीटिंग्स। लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था, मास मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं, ये जो सरकार है, वो कल्टीवेटर्स को, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है और हमें किस तरीके से इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी है। लेकिन जनवरी 1921 आते आते पैटर्न थोड़ा सा बदला। और पैटर्न में बदलाव क्या देखने को मिला कि बाजार लूटे जाने लगे, घर मकान लूटे जाने लगे, पुलिस के साथ में क्लैशेस देखने को मिले और थोड़ा बहुत वायलेंस भी देखने को मिला। ये जो किसान सभा मूवमेंट था, इसके प्राइमरी सेंटर्स कौन कौन से रहे? रायबरेली की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, फैजाबाद की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और सुल्तानपुर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो किसान सभा मूवमेंट है, ये अपने पीक पे देखने को मिला। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी मूवमेंट डिक्लाइन होता है, वैसे ही ये जो किसान सभा मूवमेंट है, ये भी डिक्लाइन हुआ। और डिक्लाइन होने के पीछे दो रीजंस रहे। एक तो सरकार रिप्रेस कर रही थी, सरकार इस मूवमेंट को दबाने के लिए अलग अलग स्टेप्स ले रही थी, उसकी वजह से। और दूसरा, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया गया था। अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया गया था और इसमें जो कल्टीवेटर्स हैं, उनके कुछ ग्रीवेंस को कंसीडर कर लिया गया था। और इसकी वजह से भी ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अल्टीमेटली डिक्लाइन हो जाएगा। देखो, बहुत सिंपल सी बातचीत है, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। ये समस्या तो वही है कि जो कल्टीवेटर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसके एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में जो कल्टीवेटर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो यूनाइट हो रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये जो लेटर फेज के पीजेंट मूवमेंट्स हैं, इनमें एक तो ये देखने को मिलेगा कि ये बेटर ऑर्गेनाइज थे। क्यों ऑर्गेनाइज बेटर थे? बिकॉज कांग्रेस मजबूत हो गई थी, होम रूल लीग के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी मजबूत थे, लीडर्स पढ़े लिखे थे। उसका इंपैक्ट इन मूवमेंट्स पे भी देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि यूनाइटेड प्रोविंस की जो किसान सभा है, उसको सेटअप किया गया फरवरी 1918 में। और किसने सेटअप किया? गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने सेटअप किया। दूसरा, आपको यह याद रखना है कि अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा या औध किसान सभा को सेटअप किया गया था और इसके लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको दिमाग में रखना। इसके अलावा प्राइमरी सेंटर्स को अगर थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, तो ये जो प्राइमरी सेंटर्स हैं, इनके नाम भी अपने दिमाग में रखना। अच्छा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा,
फिर इसके बाद बात आती है एका मूवमेंट के बारे में। और एका मूवमेंट या इसको यूनिटी मूवमेंट भी बुलाया जाता है, इसकी कहानी क्या रही है? देखो 1921 के आखिरी में आते आते जो पीजेंट्स हैं, खासकर जो नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी के पीजेंट्स हैं, उनमें डिसकंटेंट देखने को मिला। ये जो यूपी के नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे, खासकर हरदोई, बहराइच और सीतापुर, यहां पे जो पीजेंट्स थे उनमें डिसकंटेंट, उनमें नाराजगी देखने को मिली। और नाराजगी किस वजह से थी? एक तो रेंट इंक्रीज कर दिया गया था, ऑलमोस्ट 50% से रेंट को इंक्रीज कर दिया गया था। और दूसरा, जो ठेकेदार हुआ करते थे वो भी ऑपरेस किया करते थे पीजेंट्स को। बेसिकली ठेकेदार जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज हुआ करता था और वो भी पीजेंट्स को ऑपरेस किया करता था। तो खासकर ये जो यूपी की नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहां पे पीजेंट्स परेशान थे। परेशान क्यों थे? सिंपल सा रीजन कि हाई रेंट था, रेंट को ऑलमोस्ट 50% से इंक्रीज कर दिया गया था। और इसी वजह से मीटिंग्स होने लगी, इसी वजह से पीजेंट्स को मोबिलाइज करने की शुरुआत की गई और इसी का अल्टीमेट रिजल्ट था एका मूवमेंट, या जिसे यूनिटी मूवमेंट भी बुलाया जाता है। और इस एका मूवमेंट की मीटिंग्स में पीजेंट्स ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ उतना रेंट पे करेंगे जितना सही है। ये जो 50% से रेंट को इंक्रीज किया गया है, इसको हम पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कमिट कर रहे हैं कि जो वाजिब रेंट है, जो सही रेंट है, उसको हम टाइम पे कर देंगे। दूसरा, पीजेंट्स ने यह भी बोला कि अब अगर हमें कोई हमारी जमीन से निकालेगा तो हम अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। तीसरा, पीजेंट्स ने यह भी बोला कि अब हम बेगार भी नहीं करेंगे, फोर्स्ड लेबर भी नहीं करेंगे। पीजेंट्स ने इतना भी कमिट किया कि हम किसी भी प्रकार के किसी भी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। और फाइनली पीजेंट्स ने बोला कि पंचायत जो भी डिसीजन लेगी, हम उस डिसीजन को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। पैटर्न वही है कि पीजेंट्स को परेशान किया जा रहा है, पीजेंट्स के ऊपर हाई रेंट चार्ज किया जा रहा है, और इसके अगेंस्ट में पीजेंट्स यूनाइट हो रहे हैं। और ये जो यूनिटी है, इस बार इस यूनिटी को क्या बुलाया गया? एका मूवमेंट बुलाया गया, या यूनिटी मूवमेंट बुलाया गया। और इस एका मूवमेंट की जो मीटिंग्स हुई, उसमें पीजेंट्स ने क्या बोला? वही सेम चीज है कि हम ये जो लिमिट से ज्यादा रेंट लगाया जा रहा है, इसको नहीं देंगे, हम अपनी जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम बेगार नहीं करेंगे, हम किसी क्रिमिनल की मदद नहीं करेंगे, और पंचायत जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन को मानेंगे। ये जो एका मूवमेंट था, इसका लीडर कौन था? इसके लीडर थे मदारी पासी। लीडर कौन थे? इसके लीडर थे मदारी पासी। मार्च 1922 आते आते ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को अथॉरिटीज ने रिप्रेस कर दिया, इस मूवमेंट को अथॉरिटीज ने दबा दिया। देखो, बड़ा सिंपल, एका मूवमेंट कहानी पूरी वही है जो कि हर मूवमेंट की कहानी रही है, हर पीजेंट मूवमेंट की कहानी रही है। बस अपने को क्या याद रखना है कि ये जो एका मूवमेंट है, ये प्राइमरीली कहां देखने को मिला? ये देखने को मिला नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस में। कहां देखने को मिला? नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस में देखने को मिला। ये जो एका मूवमेंट है, इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे मदारी पासी। बाकी इश्यूज क्या हैं और किस तरीके से पीजेंट्स ने अपना रेजिस्टेंस ऑफर किया, वो सारी बातचीत सेम है, आपको होपफुली समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद मापिला रिवोल्ट। और मापिला रिवोल्ट की कहानी क्या है? ये जो मापिलाज हैं, ये मुस्लिम कल्टीवेटर्स हुआ करते थे मालाबार रीजन के। मालाबार रीजन के जो मुस्लिम कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, या फिर ये कहें कि जो मुस्लिम पीजेंट्स हुआ करते थे, उनको बुलाया जाता था मापिलाज। और ये जो मापिलाज हैं, इनको ऑपरेस किया करते थे, इनको सप्रेस किया करते थे लैंडलॉर्ड्स। और ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ये ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी से आते थे। बहुत सिंपल, मापिलाज मुस्लिम कम्युनिटी के कल्टीवेटर्स हुआ करते थे और इनको ऑपरेस करते थे लैंडलॉर्ड्स। और ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी से आया करते थे। और मापिलास की शिकायत क्या थी? वही सेम शिकायत है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जब चाहे तब हमें हमारी जमीन से निकाल दिया जाता है, हाई रेंट्स चार्ज किए जा रहे हैं, रिन्यूएबल फीस नजराना हमसे कलेक्ट किया जा रहा है, बेसिकली हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हमसे ज्यादा रेवेन्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लैंडलॉर्ड्स, और हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मापिलाज हैं, ये यूनाइट होंगे और ये खड़े होंगे लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में। लेकिन ये वो फेज है जब खिलाफत और एनसीएम मूवमेंट चल रहा था। और ये जो मापिला मूवमेंट है, ये खिलाफत एजिटेशन के साथ में मर्ज हो जाएगा
और जैसे ही मापिला मूवमेंट खिलाफत एजिटेशन के साथ में मर्ज होगा तो खिलाफत एनसीएम के जो लीडर्स हैं वो इस मापिला की मीटिंग्स को एड्रेस करेंगे। जैसे गांधी जी एड्रेस करेंगे मापिलास को, शौकत अली एड्रेस करेंगे, मौलाना आजाद एड्रेस करेंगे मापिला की मीटिंग्स को। लेकिन हमें यह भी पता है कि एनसीएम के दौरान ये जो एनसीएम खिलाफत के लीडर्स थे इनको सरकार अरेस्ट कर लेगी, और जब इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो ये जो मापिला मूवमेंट है इसकी लीडरशिप एक बार फिर से लोकल लीडर्स के हाथ में चली जाएगी। और इसी फेज के दौरान एक बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। अगस्त 1921 में एक अली मुसालियार करके लोकल प्रीस्ट लीडर हुआ करते थे, प्रीस्ट थे और लीडर भी हुआ करते थे। ये जो अली मुसालियार हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया अगस्त 1921 में, और जैसे ही अली मुसालियार को अरेस्ट किया गया तो लार्ज स्केल राइट्स देखने को मिले। मापिलाज ने ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स को अटैक करने की शुरुआत की, कोर्ट्स को अटैक किया गया, पुलिस स्टेशंस को अटैक किया गया, और जो अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे जिनको बुलाया जाता था जैनमीज, अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड्स जिनको क्या बुलाया जाता था, जैनमीज बुलाया जाता था, उनको भी मापिलाज ने अटैक करने की शुरुआत की। जब ये पूरा मूवमेंट राइट की शेप लेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर देगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो पूरा मूवमेंट है इसको रिप्रेस करने की शुरुआत करेगी, इसको सप्रेस करने की शुरुआत करेगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा स्मार्टली क्या करेगी, ये जो पूरा मूवमेंट था, ये मूवमेंट अगर आप देखो तो ये लड़ाई थी कल्टीवेटर्स के लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। कल्टीवेटर्स अपनी आवाज को रेज कर रहे थे अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का रूप दिया, सरकार ने इसको कम्युनल वायलेंस का रूप दिया। और कम्युनल वायलेंस का रूप क्यों दिया सरकार ने, बिकॉज जब कम्युनल वायलेंस होगा तो सरकार के लिए बेहद इजी हो जाएगा रिप्रेसिव मेजर्स लेना। तो सरकार ने डेलिबरेटली ये जो पूरा मूवमेंट है इसको शेप दी कम्युनल वायलेंस की, और जैसे ही बात हुई कम्युनल वायलेंस की तो ये जो मापिलाज हैं ये आइसोलेट हो गए, ये अलग हो गए खिलाफत और एनसीएम मूवमेंट से। बिकॉज कोई भी नेशनल लेवल का मूवमेंट है वो नहीं चाहेगा किसी ऐसे मूवमेंट से जुड़ना जो कि कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व है। तो ये जो मापिलाज हैं इनको आइसोलेट कर दिया गया, और दिसंबर 1921 आते आते ये जो पूरा रेजिस्टेंस है, ये जो पूरा रिवोल्ट है, इसको सप्रेस कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। बहुत सिंपल, इसमें आपको बेसिक दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो मापिलास मुस्लिम कल्टीवेटर्स हुआ करते थे मलाबार रीजन के, और इनको जो ऑपरेस कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स वो ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दूसरा, इस पूरे रिवोल्ट के दौरान एक जो बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो क्या था, अगस्त 1921 में अली मुसालियार जो कि एक प्रीस्ट लीडर हुआ करते थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और इसी के बाद लार्ज स्केल राइट्स देखने को मिले थे। सरकार ने ये जो पूरा मूवमेंट है, ये जो पूरा रिवोल्ट है, इसको कम्युनल एंगल दिया, और ये जो मापिलाज हैं इनको आइसोलेट कर दिया, और फाइनली दिसंबर 1921 में ये जो पूरा मापिला रिवोल्ट है इसको सप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। फिर इसके बाद बात आती है बारदोली सत्याग्रह, द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी पॉपुलर बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह कहां पे हुआ, सूरत डिस्ट्रिक्ट में एक बारदोली तालुका हुआ करती थी। सूरत डिस्ट्रिक्ट में एक बारदोली तालुका हुआ करती थी, और यहां पे हुआ बारदोली सत्याग्रह। बेसिकली कहानी क्या है, ये जो बारदोली तालुका है इसकी अथॉरिटीज ने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया बाय 30%। लैंड रेवेन्यू को 30% से इंक्रीज कर दिया गया, और इसी वजह से यहां पे मूवमेंट की शुरुआत हुई जनवरी 1926 में। कब हुई मूवमेंट की शुरुआत, जनवरी 1926 में मूवमेंट की शुरुआत हुई। और जनवरी 1926 आप समझ रहे हो ये वो फेज है जब पॉलिटिकली इंडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जब गांधी जी का वर्चस्व ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल रहा है, गांधी जी बहुत एक्टिव हैं, और बहुत सारे वेरियस अदर लीडर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग मूवमेंट्स में। और बारदोली, सूरत, ये तो वो जगह है जहां पे गांधी जी की कर्म भूमि रही है। इन्हीं इलाकों के आसपास गांधी जी ने खूब सारा कामकाज किया है, तो यहां तो हर छोटी से छोटी चीज बड़ी बनती थी। तो बारदोली सत्याग्रह का बेस क्या है कि अथॉरिटीज ने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया बाय 30%, और इसी वजह से मूवमेंट की शुरुआत हुई जनवरी 1926 में। जैसे ही मूवमेंट की शुरुआत हुई कांग्रेस लीडर्स आए, और कांग्रेस लीडर्स ने यहां पे प्रोटेस्ट करने की शुरुआत की।
कांग्रेस लीडर्स ने जैसे ही यहां पे पार्टिसिपेट करने की शुरुआत की, यहां पे एक बारदौली इंक्वायरी कमेटी को सेटअप कर दिया गया और बारदौली इंक्वायरी कमेटी को काम दिया गया कि देखो भाई, ये जो लैंड रेवेन्यू इंक्रीज किया गया ये ठीक है या नहीं है। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो रेवेन्यू हाइक किया गया है ये गलत है, ये अनजस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा बारदौली सत्याग्रह है इसकी कहानी बड़ी लंबी है, इसके बीच में और कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। जैसे फरवरी 1926 में ये जो बारदौली सत्याग्रह है इसको लीड करने की शुरुआत की वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल लोकली अपने आप में बड़े ही पॉपुलर लीडर हुआ करते थे उस दौर में, लेकिन नेशनल लेवल पे उनका उतना ज्यादा नाम उस टाइम पे नहीं था। ये बारदौली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल नेशनल प्लेटफॉर्म पे आएंगे और एक लंबे टाइम तक हमारी कंट्री का जो मूवमेंट है इसको लीड करेंगे, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स रहेंगे। तो फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह को लीड करने की शुरुआत की और इसी सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान बारदौली की जो विमेन्स हैं वो वल्लभ भाई पटेल को टाइटल देंगी सरदार का। तो ये भी ध्यान रखना कि सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया, विमेन ऑफ बारदौली ने दिया इसी बारदौली सत्याग्रह के दौरान। इस पूरे सत्याग्रह को थोड़ा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 छावनी सेटअप की, या फिर ये कहें कि 13 वर्कर्स कैंप्स को स्टैब्लिश किया। बारदौली सत्याग्रह पत्रिका की शुरुआत की गई ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके कि बारदौली सत्याग्रह में क्या किया जा रहा है, किस तरीके से हमें अपनी लड़ाई को लड़ना है, लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। एक इंटेलिजेंस विंग को सेटअप किया गया और ये जो इंटेलिजेंस विंग थी इसका काम क्या था कि मूवमेंट का जो भी रेजोल्यूशन है उसको सभी टेनेंट्स फॉलो करें। ये मेक श्योर करना किसका काम था, इंटेलिजेंस विंग का। और स्पेशल फोकस किया गया विमेन्स को मोबिलाइज करने के ऊपर। ये जो बारदौली सत्याग्रह है इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी, के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी ये दोनों बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देंगे इन सपोर्ट ऑफ दिस बारदौली सत्याग्रह। तो एक तो फरवरी 1926 में बारदौली सत्याग्रह को किसने लीड करने की शुरुआत की, वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार का टाइटल दिया गया। वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह पत्रिका की शुरुआत की, इंटेलिजेंस विंग को सेटअप किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देंगे। अगस्त 1928 आते आते ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया में मैसिव टेंशन बिल्ट होने लग जाएगी। प्लान ये करने लग गए कि अब हम रेलवे स्ट्राइक करेंगे पूरे बॉम्बे में। गांधी जी को भी ये समझ में आ गया था कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है और गांधी जी भी बारदौली पहुंच गए ये देखने के लिए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो फिर उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बाकी वल्लभ भाई पटेल अपना काम कर ही रहे थे। गवर्नमेंट को भी दिख रहा था, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो पहले ये जो रेंट बढ़ाया गया है उसको आप पे कर दो, उसके बाद हम आपकी सारी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन हमारे लीडर्स भी अब पढ़ लिख गए थे, एक्टिव हो गए थे, उनको समझ आने लग गया था कि सरकार कैसे खेलती है। तो हमारे लीडर्स ने बोला कि नहीं साहब, हम रेंट तो पे नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अल्टीमेटली कमेटी बनाई गई। ये जो कमेटी है पूरी इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद कमेटी क्या बोलेगी कि ये जो रेवेन्यू हाइक किया गया है, बढ़ाया गया है, ये अनजस्टिफाइड है, ये गलत है। और हाँ, कमेटी ने ये बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा 6.03% से ही रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो, इतना ज्यादा नहीं कर सकते हो, 30% से इंक्रीज नहीं कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बातचीत। बारदौली सत्याग्रह मोटा मोटा याद रखना कब शुरू हुआ, जनवरी 1926 में शुरू हुआ। इसके लीडर का नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि फरवरी 1926 से इस मूवमेंट को, इस सत्याग्रह को लीड करने की शुरुआत करेंगे। के.एम. मुंशी और लालाजी नारायण जी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर देंगे। अल्टीमेटली बारदौली इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया जाएगा और ये कमेटी क्या बोलेगी कि ये जो रेवेन्यू हाइक किया गया ये गलत है, ज्यादा से ज्यादा 6.03% से ही आप रेवेन्यू को हाइक कर सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में। ऑल इंडिया किसान सभा को स्टैब्लिश किया गया लखनऊ में। कहां पे, लखनऊ में। कब, अप्रैल 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा को लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया। कब, अप्रैल 1936 में स्टैब्लिश किया गया। इसके पहले प्रेसिडेंट बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के या किसान कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जनरल सेक्रेटरी कौन बने, एन.जी. रंगा।
जनरल सेक्रेटरी कौन बने? एनजी रंगा। और ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है, इसमें किसान मैनिफेस्टो को इश्यू किया गया और एक पीरियडिकल शुरू किया गया। किसने शुरू किया? इंदुलाल याग्निक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? इंदुलाल याग्निक ने शुरू किया। ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है और कांग्रेस, इन दोनों का ज्वाइंट सेशन रखा गया। कहां पे? फैजपुर में। 1936 का जो फैजपुर का कांग्रेस का सेशन है वो अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कांग्रेस का पहला ऐसा सेशन है जो कि किसी विलेज में किया गया था, जो कि किसी गांव में किया गया था। और इस सेशन में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ, इस सेशन के बाद 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के लिए जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ, वो जो मैनिफेस्टो है वो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय द ऑल इंडिया किसान सभा एजेंडा। तो ऑल इंडिया किसान सभा कहां पे स्टैब्लिश की गई? लखनऊ में। कब? अप्रैल 1936 में। पहले प्रेसिडेंट कौन रहे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। जनरल सेक्रेटरी कौन रहे? एनजी रंगा। और ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन कहां पे हुआ? फैजपुर में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ। और फिर इसके बाद कांग्रेस चुनाव जीतेगी और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंडर एक बार फिर से पीजेंट्स की आवाज को उठाया जाएगा, पीजेंट्स को मोबिलाइज किया जाएगा, किसान कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किसान मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, रेजोल्यूशंस को पास किया जाएगा और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा पीजेंट्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको ढंग से देखना। अपने नोट्स मैं हर बार बोलता हूँ कि साथ के साथ प्रिपेयर करते चलना, शॉर्ट नोट्स तो बनाते ही चलना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।